हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम 9 नवंबर 2025 की संडे की द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। इसमें हमारे जो बिल्कुल मेजर सब्जेक्ट रहता है ये होता है पॉलिटी आयर, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड इनके साथ ही इन्वायरमेंट, जियोग्राफी। तो ये हमारे जो सब्जेक्ट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें से करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। इससे पहले आपको हमने जो कल का क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था उसका आपने करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसमें क्या है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में पूछा गया। यह वर्ष 2011 को आधार वर्ष मानकर वस्तुओं सेवाओं की टोकरी के आधार पर उपभोक्ता कीमतों में समग्र परिवर्तन को मापता है। इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है। इसका उपयोग महंगाई भत्ते को समायोजित करने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपने ऑप्शन बताना था कितने ऑप्शन इसमें सही हैं। तो केवल एक ही सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। सिर्फ तीसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। पहला जो है आधार वर्ष 2012 को माना जाता है। इसके बाद जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको हर साल नहीं बल्कि इसको मासिक तौर पर यानी कि हर महीने इसको प्रकाशित पब्लिश किया जाता है इस रिपोर्ट को। तो चलते हैं हमारी आज की न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहले न्यूज़ क्या आ रही है कि जो कुकी जो समुदाय था, ग्रुप था जो मणिपुर में, तो वो डिमांड कर रहे थे मणिपुर के यूटी के बारे में, और भी बहुत सारी उनकी डिमांड्स थी। तो उनको केंद्र सरकार के द्वारा खारिज कर दिया गया है। यानी कि अभी जो 7 नवंबर को सेंटर की एक मीटिंग हुई उसमें ये बातचीत की गई। यानी कि उन्होंने आपस में विचार किया और उसके बाद ये जो प्रस्ताव था कुकी समुदाय का, तो उसको अब पूरी तरह से यानी कि उसको खारिज कर दिया, कैंसिल कर दिया गया। लेकिन अब देखिए इसमें क्या है जो कुकी और मैतेई समुदाय का जो संघर्ष है, लगातार हम विवाद देख रहे हैं, इनके काफ़ी लंबे समय विवाद देखने को मिलते हैं। तो इसी वजह से जो कुकी समुदाय था वो डिमांड कर रहा था कि अलग से मणिपुर को एक यूटी बनाया जाए, यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट का रूल लागू किया जाए, इसी तरह वहाँ पर कुछ विशेष प्रावधान भी दिए जाए। लेकिन इन सभी डिमांड्स को कैंसिल कर दिया गया। यहाँ पर आप देख लग सकते हैं टाइमलाइन। पीस के लिए यानी कि शांति बनाने के लिए उनके बीच कुछ बहुत सारी वार्ताएं हुई, जैसे कि 2024 में एनुअल जो रिन्यूअल्स हुआ। इसके अलावा 3 मई 2023 को इससे पहले हुआ था, फिर 2024 को, फिर 2025 को भी हुआ। इसके साथ ही सितंबर 2025 में, और अभी जो है नवंबर 2025 में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने इस बात को अभी तक होल्ड रखा है। अब देखिए, अब पूरी न्यूज़ को समझ लेते हैं क्या है। तो केंद्र सरकार ने कहा कि किसी भी बड़े कदम से पहले मणिपुर के सभी समुदाय, यानी कि अब देखिए मणिपुर जो एरिया है वहाँ पर ट्राइब्स जो है वो रहते हैं, उनकी जितनी भी वहाँ पर समुदाय जिसमें मैतेई है, नागा है, इन सभी से सहमति की आवश्यकता है। बिना किसी सहमति के कोई भी अलग प्रशासन या केंद्र शासित प्रदेश बनाना शांति प्रक्रिया को और ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। इसके बाद सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है कि राज्य में स्थायी शांति को स्थापित करना, विश्वास को बनाकर रखना। इसके लिए संवाद जारी रखने पर जोर दिया गया। केंद्र ने कुकी जो समुदाय से विनती की, एक तरह से आह्वान किया कि वे हिंसा से दूर रहें और बातचीत के जरिए मुद्दों को समाधान करने की कोशिश करें। इसके अलावा ये जो मांग है 2023 से जो मणिपुर में जातीय संघर्ष चल रहा है कुकी और मैतेई समुदायों के बीच, जिसमें कुकीज़ों और मैतेई समुदायों के बीच काफ़ी हिंसा भी हुई थी, जिसमें 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। 60,000 से ज़्यादा लोग जो वो विस्थापित हो चुके हैं। इसके अलावा कुकी समुदाय क्या कहता है कि अलग प्रशासन की ही संघर्ष का एक स्थायी समाधान है, लेकिन केंद्र इस राज्य की अखंडता के खिलाफ मानता है। अब देखिए संघर्ष का इतिहास क्या है। तो प्राचीन और मध्यकालीन में अगर हम देखें 1947 से पहले की बात है, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो मणिपुर एक स्वतंत्र हिंदू राज्य था। यानी कि मैतेई शासक वहाँ पर राज्य करते थे। ब्रिटिश काल ने इसे प्रिंसली स्टेट कहा था। फिर 1947 में भारत में इसका विलय कर लिया जाता है। मर्जर एग्रीमेंट के तहत इस पर हस्ताक्षर होते हैं। कई समुदाय, खास करके नागा समुदाय जो है, उन्होंने इसे कहा था कि ये ज़बरदस्ती भारत में इसको मिलाया गया है।
फिर 1949 में पूरी तरह से विलय होता है। मैतेई जो परिवार है उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, यानी कि सिर्फ उनका ही प्रभुत्व था। इसके बाद फिर 1950 से 80 में विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। 1964 में यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट की स्थापना हुई और मैतेई जो है उग्रवादी समूह स्वतंत्र मणिपुर की मांग की उन्होंने। फिर 1970 में नागा विद्रोह हुआ। नागालैंड के साथ मणिपुर के जो नागा इलाके उनको मिलाकर ग्रेटर नागालैंड की स्थापना यानी कि उनकी मांग की गई थी। इसके बाद PLA यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी और प्रीपक जैसे मैतेई उग्रवादी जो समुदाय थे वो काफ़ी एक्टिव रहे थे 1978 में। इसके बाद 1980 से लेकर 2000 के बीच कुकी और नागा का संघर्ष होता है। कुकी नागा जातीय संघर्ष, भूमि संसाधनों पर विवाद चला था इनका। इसके साथ ही 93 में फिर तमेंगलोंग में कुकी समुदायों पर NCSN 1M का हमला हुआ, यानी कि एक तरह से यह संगठन है और बहुत सारे 100 से ज़्यादा गांव जला दिए गए कुकी समुदाय के। फिर कुकी नेशनल आर्मी और जोमी रिवैल्यूएशन आर्मी की स्थापना की जाती है। इसमें 2000 से लेकर 15 के बीच भी मैतेई और पहाड़ी समुदायों के बीच तनाव हो जाता है। 2001 में सीज फायर एक्सटेंशन विवाद होता है। इसके साथ ही 2015 में 3 विवादास्पद बिल पास होते हैं। मैतेई बहुमत वाले विधानसभा ने पास किए थे इसको। इसमें क्या था कि पहाड़ी समुदाय कुकी नागा ने इसे मैतेई वर्चस्व वाला माना था। चूराचांदपुर में इसका विद्रोह हुआ और काफ़ी लोग यहाँ पर भी मारे गए थे। इसके बाद 2016 से लेकर 23 के बीच वर्तमान जो संघर्ष चल रहा है, कुकी जो संगठन जो कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौता जो है केंद्र के साथ करना चाहता है, 2016 में हुआ था। 2021 में मैतेई को अनुसूचित जनजाति दर्जा देने की मांग हुई। हाई कोर्ट ने सरकार से विचार करने को कहा तो कुकी जो ने इस चीज़ का विरोध किया और सुप्रीम जो ट्राइब्स है, ST का ट्राइब्स है, उसमें हिस्सेदारी कम होने का उनको डर था कि कहीं अगर मैतेई को विशेष प्रावधान मिल जाते हैं तो जो बाकी समुदाय हैं उनका ST जो कोटे में उनको रिजर्वेशन मिलता है वो बहुत कम हो जाएगा। इसके बाद 2022 में अफीम खेती होती है और जंगल पर आक्रमण होता है। सरकार का अभियान चलता है ये। फिर कुकी बहुल इलाके जो थे वहाँ पर बुलडोज़र वगैरह चलाए गए। इसके साथ ही कुकी संगठनों ने इसे जातीय सफाया माना था कि एक तरह से सरकार जो है वो किसी एक जाति का सफाया करना चाहती है। अब देखिए इसमें मुख्य मुद्दे क्या हैं। अब देखिए इसमें बाद में भारत सरकार के द्वारा वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल भी लागू किया गया, लेकिन फिर भी कोई इतनी ज़्यादा स्थिरता नहीं बढ़ पाई। अब देखिए इसमें मुख्य मुद्दे क्या है, आखिर मुद्दा क्या है। भूमि का मुद्दा क्या है। मैतेई क्या कहते हैं कि घाटी में 10% क्षेत्र इनको मिले, 60% आबादी और पहाड़ों में बसने की मांग इनकी थी मैतेई की, लेकिन कुकी ने इस चीज़ का विरोध किया। पहाड़ी इलाके उन्होंने कहा उनकी पुश्तैनी जमीन है, मैतेई अतिक्रमण इस पर कर सकते हैं। इसके अलावा ST का दर्जा मैतेई जो है उन्होंने कहा कि हमें आर्थिक हमारा जो समुदाय वो काफ़ी ज़्यादा आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ है और कुकी समुदाय ने क्या कहा कि अगर ऐसा होता है तो फिर ST कोटे में हिस्सेदारी उनकी कम हो जाएगी। इसके साथ ही प्रशासन एकीकृत मणिपुर की स्थापना चाहते थे ये मैतेई समुदाय। कुकी चाहते कि अलग से एक UT या फिर एक परिषद बनाई जाए। इसके साथ ही कुकी समुदाय जो है उन्होंने बाकी पक्ष पर हथियारबंदी के आरोप भी लगाए हैं। अब देखिए इनकी डिमांड्स क्या थी। सबसे पहले कि अलग केंद्र शासित प्रदेश बने, जैसे कि पुडुचेरी में अलग मॉडल है वैसे उस तरह से राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगाया जाए। कुकी क्षेत्रों से मणिपुर पुलिस को हटाया जाए, जो मणिपुर की वहाँ पर पुलिस फोर्स लगाई हुई है। केंद्र बलों की तैनाती होनी चाहिए। विस्थापितों को सुरक्षित पुनर्वास, यानी कि जितने भी लोग बहुत सारे 60,000 से ज़्यादा लोग जो विस्थापित हुए उनको सही सलामत वापस उनके एरिया में पहुंचाया जाए। लूटे हथियारों की वापसी होनी चाहिए। 6 शेड्यूल लागू होना चाहिए, यानी कि वहाँ पर एक तरह से अगर 6 शेड्यूल लागू होता है तो अलग से वहाँ की सरकार को ये प्रावधान होगा, यानी कि वे विशेष उन्हें प्रावधान मिल जाएंगे कि आप वहाँ के लिए कोई भी बिल है वो पास कर सकते हैं। इसके साथ ही हिंसा के सभी मामलों में CBI की जांच होनी चाहिए। कुकी ST कोटे की सुरक्षा करनी चाहिए और मैतेई ST की मांग को रद्द करो। तो ये सब डिमांड्स थी कुकी समुदायों की। अब इस एरिया से लेकर एक आर्टिकल है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में 371C जो संविधान है उसमें मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। विशेष प्रावधान क्या है तो इसमें
राष्ट्रपति की जिम्मेदारी, यानी कि राष्ट्रपति मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष आदेश जारी कर सकते हैं। इसके अलावा हिल एरिया कमेटी, विधानसभा में चुने गए पहाड़ी क्षेत्रों के जो विधायक हैं वो मिलकर एक कमेटी बना सकते हैं। एचएससी की भूमिका क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े विधेयकों पर सिफारिश देती है। सलाहकार निकाय है। गवर्नर की भूमिका क्या है? एचएससी की सिफारिशों पर रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजते हैं। इसके साथ उद्देश्य क्या है इस आर्टिकल का? पहाड़ी समुदाय कुकी नागा को संरक्षण और मैतेई को वर्षव से बचाना था। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है एग्जामिनर? तो इसमें क्वेश्चन है, मणिपुर में 2023 से जारी जातीय हिंसा का तत्काल ट्रिगर क्या है? इसमें तत्काल ट्रिगर क्या था? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, मैतेई समुदाय को एसटी दर्जा देने की मांग। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष प्रावधान देता है? तो सी ऑप्शन है 371 सी अनुच्छेद जो है वो इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अहेड ऑफ COP30 इंडिया सेज इट विल जॉइन ग्लोबल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट प्रोटेक्शन इनिशिएटिव। तो भारत ने कहा है कि ये जो है एक तरह से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर जो फैसिलिटी है उसको भारत एक ऑब्जर्वेटरी की तरह ज्वाइन करेगा। तो कोप सम्मेलन से पहले ब्राज़ील के जो ब्लेम में इसको आयोजित किया गया लीडर्स क्लाइमेट समिट है। इसके दौरान भारत ने ब्राज़ील के नेतृत्व के द्वारा, ये यानी कि इसका नेतृत्व ब्राज़ील के द्वारा होगा, वैश्विक उष्ण कटिबंधीय वन संरक्षण पहल यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में ऑब्जर्वर के रूप में शामिल होने की घोषणा की है। अब देखिए TFFF क्या है? ये एक तरह से वैश्विक फंड है जो कि उष्ण कटिबंधीय देशों को वनों की रक्षा के लिए, उनके विस्तार के लिए दिया जाता है। इसका लक्ष्य सार्वजनिक और निजी निवेश से लगभग 125 अरब डॉलर जुटाना, जिसमें कम से कम 20% धनराशि स्वदेशी होनी चाहिए और स्थानीय समुदायों तक वो पहुंचेगी। ये जो पहल है COP28 यानी कि 2023 में जो हुआ था उसमें इसको प्रस्ताव रखा और COP30 के दौरान इसको औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है। भारत की भूमिका क्या है इसमें? भारत ने इस पहल का स्वागत किया, इसे वैश्विक वन संरक्षण के लिए एक अच्छा कदम बताया। भारतीय राजदूत दिनेश भाटिया ने समिट में भारत का राष्ट्रीय बयान देते हुए पेरिस समझौते के 10 वर्ष पूरे होने पर विकसित देशों से उत्सर्जन में कटौती की है और इसके साथ ही जलवायु वित्तीय सहायता प्रदान करने की मांग की। भारत ने बहुपक्षीयता और कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर सिद्धांतों का फिर से भारत ने आह्वान किया है। अब जो COP30 का संदर्भ क्या है? ये 10 से 21 नवंबर 2025 ब्राज़ील में हो रहा है और ये जो घोषणा है इनके लीडर समिट के दूसरे दिन होती है और सम्मेलन का अनौपचारिक आरंभ था तब। इसके बाद भारत अपनी अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन को COP30 से पहले या फिर उसके दौरान प्रस्तुत करने की योजना बना रहा है। इसके बाद TFF के वित्त पोषण का विवरण क्या है? कुल धनराशि कितनी टारगेट रखी गई है? तो इसका लक्ष्य 125 अरब जो है अमेरिकी डॉलर जुटाना, जो कि सार्वजनिक निजी क्षेत्र से मिश्रित वित्त पोषण पर आधारित है। शुरुआती चरण में 25 अरब डॉलर का जो निवेश है ये इसका लक्ष्य है, जिसमें बॉन्ड बाजारों के माध्यम से 100 अरब डॉलर अतिरिक्त निजी निवेश में इसको बदल दिया जाएगा। इसके बाद वित्त पोषण की अगर हम संरचना स्ट्रक्चर देखें कि किस तरह से ये इनको अनुदान या फिर जो एक तरह से फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी वो किस तरह से उसका स्ट्रक्चर तैयार किया गया। सरकारें जो है प्रारंभिक पूंजी यानी कि जिसको सीड कैपिटल कहा जाता है ये प्रदान करेगी। ये एक बार का निवेश होगा, वन एंड डन होगा मॉडल है, जिसमें बार बार पुनर्भरण की आवश्यकता नहीं है, यानी कि बार बार इसमें आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा प्रत्येक डॉलर सार्वजनिक योगदान के लिए $4 निजी निवेश जुटाने का अनुपात 1:4 है। कुल पूंजी को विश्व बाजारों में निवेश किया जाएगा, जैसे कि सॉवरेन बॉन्ड्स होते हैं, सरकारी बॉन्ड, जहां से जो लाभ होता है यानी कि रिटर्न्स होते हैं उनका उपयोग वन भुगतान के लिए, वन संरक्षण के लिए किया जाएगा। इसके बाद ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी इसका एक हिस्सा है जो कि निवेश प्रबंधन करेगा। ये एक एडोमेंट फंड की तरह काम करेगा जहां पर निवेश से सालाना लगभग $4 अरब तक के लाभ हो सकते हैं। इसके साथ वन समृद्ध जो देश है उसको प्रति हेक्टेयर $4 का भुगतान किया जाएगा। अगर कोई हेक्टेयर काटा गया तो $400 की कटौती भी की जाएगी। सैटेलाइट मॉनिटरिंग से इसकी पूरी वेरिफिकेशन होगी, यानी कि सैटेलाइट से किया जाएगा।
इसमें विशेष प्रावधान क्या क्या हैं? स्वदेशी और स्थानीय समुदायों के लिए कम से कम 20% धनराशि इन समुदायों तक पहुंचने वाली है, जो कि वनों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि आदिवासी लोग होते हैं, जो कुछ ट्राइब्स होती है जो जंगलों की काफ़ी ज़्यादा संरक्षित जंगलों को रखते हैं, क्योंकि जंगल उनका आवास स्थान होते हैं, तो 20% उनको भी मनी मिलेगी। इसके साथ ही निवेश ESG इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस मानकों पर आधारित होंगे। जीवाश्म ईंधन या वन विनाशकारी परियोजनाओं से बचाव होगा। इसके बाद गवर्नेंस जो किसके द्वारा होगा? विश्व बैंक, UNDP, ICD, WWF, कंजर्वेशन इंटरनेशनल जैसे जो संगठन है ये सलाहकार होंगे। 2 मुख्य संस्थाएं काम करेंगी जिसको लीड करेंगे TFF और इसके साथ TFIF। एक तो जो भुगतान का प्रबंधन होगा, एक जो निवेश का प्रबंधन करेगी। अब देखिए इसमें COP30 की और कौन कौन सी प्रमुख पहले हैं जो अभी COP30 चल रहा है। बाकू ब्लेम रोड मैप, यानी कि COP30 के जो $300 अरब के जो लक्ष्य रखा गया उसको आगे बढ़ाते हुए वार्षिक $1.3 ट्रिलियन जो जलवायु वित्त जुटाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया। ये विकासशील देशों के लिए सस्ती वित्तीय पहुंच, जोखिम मूल्यांकन सुधार, निजी निवेश को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या है कि जलवायु वित्त जो है उसको समान और पूर्वानुमानित बनाकर रखना, जिसमें अनुकूलन, हानि, क्षति फंड ये सब कुछ शामिल है। इसके साथ ही 5 नवंबर को COP23 अध्यक्षों के द्वारा ये जारी किया गया। COP30 में इसे बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं में बदलने की कोशिश की गई है कि इसको बाध्यकारी बना दिया जाए। इसके बाद क्या है? ब्लेम घोषणा जलवायु चालित गरीबी और भूखमरी पर। तो अब देखिए ये 44 देशों के द्वारा ये पहल समर्पित है। ये घोषणा जलवायु परिवर्तन से प्रभावित जो भूखमरी है, गरीबी, असफलता को संबोधित करती है। इसमें खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि और सामाजिक न्याय पर फोकस किया जाएगा। इसका उद्देश्य आखिर क्या है? तो जलवायु कार्रवाई को मानव केंद्रित बनाना, विशेष रूप से जो कमज़ोर समुदाय उनके लिए। इसको 7 नवंबर 2025 को लॉन्च किया गया और ये भी ब्राज़ील के नेतृत्व में COP30 के पीपल्स सर्कल से जुड़ी हुई एक पहल है। इसके बाद बेला 4X प्लेज 2035 तक सतत ईंधन यानी कि बायोफ्यूल्स के उपयोग को 4 गुना बढ़ाने का वादा किया गया। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, परिवहन, संक्रमण अनुकूलन पर जोर दिया जाएगा। ऊर्जा क्षेत्र में उत्सर्जन कम करना, लचीलेपन को मजबूत करना, तो ये सब ब्लेम 4 गुना यानी कि 4 गुना प्लेज की एक उद्देश्य है। इसमें लीडर समिट में इसको घोषित किया गया है और COP28 के ट्रिपल रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्य को ये आगे बढ़ाता है, यानी कि COP28 में भी ऐसा लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद एक और पहल है ओपन कोलिशन फॉर कार्बन मार्केट इंटीग्रेशन। तो विनियमित कार्बन बाजारों को एकीकृत करने के लिए गठबंधन, जिसमें सीमा कार्बन समायोजन ये सब कुछ शामिल है। G7 क्लाइमेट क्लब जैसा ये मॉडल तैयार किया जाता है। इसके साथ उद्देश्य क्या? उत्सर्जन व्यापार को पारदर्शी अंतर्राष्ट्रीय सत्र पर संगत बनाना। COP30 के 3 रणनीतिक स्तंभों में से एक जो है जून 2025 के SB62 सम्मेलन के बाद उसका विस्तार हुआ है। इसके बाद लीडर्स नेटवर्क फॉर एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट एंड डिफेंडर्स, तो पर्यावरण को कार्यकर्ता और जो रक्षक है उनके लिए नेटवर्क जो कि COP30 में आधिकारिक रूप से लॉन्च होगा। इसमें सुरक्षा, भागीदारी, मानव अधिकारों पर फोकस किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? जलवायु निर्णय में नागरिक समाज की भूमिका को मजबूत करना। इसके साथ ही एमनेस्टी इंटरनेशनल और ब्राज़ील के द्वारा ये समर्थित है और 5 नवंबर 2025 को ये घोषित किया गया था। इसके साथ UN क्लाइमेट चेंज काउंसिल का निर्माण, संयुक्त राष्ट्र महासभा से जुड़ा एक ये जलवायु का परिषद है जो कि जो भी क्लाइमेट में चेंजेस हो रहे हैं उनकी बातचीत करता है और बहुपक्षता को मजबूत करेगा। ये सुरक्षा परिषद की कमियों को दूर करने का प्रयास है। इसका उद्देश्य क्या है कि जलवायु संकट को शांति विकास से जोड़कर रखना। ब्राज़ील के जो प्रधानमंत्री है लूला डी सिल्वा के द्वारा COP30 में इसको प्रस्तावित किया गया था। इसके साथ लीडर्स नेटवर्क फॉर एनवायरमेंट एक्टिविस्ट एंड डिफेंडर्स ये हमने कर लिया था। इसके अलावा और
समुदाय और क्षेत्रीय पहले क्या क्या है? ब्राज़ील की ग्रीन इन्वेस्टमेंट पैकेज भी एक नई पहल है। अमेज़न और जो नदी तटीय समुदायों के लिए है, जो कि 3500 से ज़्यादा परिवारों को उत्पादन और श्रृंखला के माध्यम से लाभ पहुंचाएगी। इसके अलावा महिलाएं, युवा, स्वदेशी समुदायों को भी प्राथमिकता मिलेगी। इसके साथ ही नेचर इन्वेस्टमेंट लैब ब्राज़ील रिस्टोरेशन कोalition किया जाएगा। प्राकृतिक आधारित समाधानों के लिए एक वित्तीय मॉडल है जो कि वन की पुनर्स्थापना जैविक आर्थिक को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस अपडेट 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लक्ष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी है और केवल 60 देशों ने अभी तक इसको जमा किए हैं। इसके साथ ही ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाओं को लागू करने के लिए संसाधनों को जुटाना, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन, शहरों पर फोकस करना। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? COP30 लीडर्स क्लाइमेट समिट के दौरान भारत ने निम्नलिखित में से किसकी डिमांड की है? विकसित देशों से जलवायु वित्त के रूप में प्रति वर्ष $1 ट्रिलियन अनुदान ग्रांट। इसके साथ ही पेरिस समझौते के 10 वर्ष पूरा होने पर CBDRC सिद्धांत का पुनर्आह्वान। तो ये दोनों ऑप्शन ही सही है, पहला और दूसरा, दोनों की डिमांड जो भारत के द्वारा की गई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी को ब्राजील ने COP28 के दौरान प्रस्तावित किया था और COP30 में औपचारिक रूप से इसको लॉन्च किया गया। भारत ने TFFF में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा की, जो कि उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण के लिए परिणाम आधारित भुगतान प्रदान करता है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? सिर्फ एक कथन ही सही है, केवल एक। इसके साथ ही सेंटर ने नोटिफाई किए हैं नए रूल डीप सी फिशिंग के लिए। ये हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है। तो रूल फॉर सस्टेनेबल हार्नेसिंग फिशेज फॉर EEZ एम्स टू गिव प्रायोरिटी टू फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि इकोनॉमिक जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें जो फिशिंग की जाती है उसके लिए कुछ रूल दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए नए नियमों को अधिसूचित किया है। ये कदम भारतीय मछुआरों को सशक्त बनाने के लिए समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस कदम को उठाया गया। मुख्य रूप से इन नियमों के तहत विदेशी मछली पकड़ने वाले जहाज जो है उनको भारतीय समुद्री सीमा में प्रवेश करने, मछली पकड़ने की अनुमति नहीं होगी, जिससे छोटे मछुआरे जो हैं, भारतीय मछुआरे, उनके हितों की रक्षा है। नए नियम में क्या क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहले फिशर ID कार्ड होना जरूरी है। मछुआरों को QR कोड युक्त आधार या फिर विशेष फिशर ID कार्ड प्रदान किया जाएगा। ये कार्ड पहचान पत्र ट्रैकिंग के लिए होगा, खास करके अंतर्राष्ट्रीय जल सीमाओं के पास। इसके बाद नियमों में विनाशकारी मछली पकड़ने के तरीकों पर रोक लगाई जाएगी। मॉनसून के दौरान जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में प्रतिबद्ध रहेगा और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा विनियमन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ डिजिटल एकीकरण होगा। रियल क्राफ्ट पोर्टल को एम्पेडा यानी कि मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी और EIC एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल से जोड़ दिया जाएगा। इससे मछलियों की जो पकड़ है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है, निर्यात उनको आसान किया जाएगा, जिससे पूरे विश्व के बाजार में भारतीय समुद्री उत्पादों की जो प्रतिस्पर्धा है वो बढ़ेगी। लक्षित विकास क्या क्या है इसके? लक्षद्वीप जैसे क्षेत्रों में टूना क्लस्टर का जो विकास है वो होगा। इसके साथ ऑन बोर्ड प्रसंस्करण सुविधा मिलेगी और गहरे समुद्र में टूना पोतों का लाइसेंसिंग शामिल है, यानी कि अब मछली पकड़ने वालों को भी लाइसेंस मिलेगा। अब देखिए, ये जो नियम के दिए गए, ये जो रूल्स बनाए गए, ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत है। भारत सरकार की जो केंद्रीय योजना है, जिसे वित्तीय वर्ष 2020-21 लेकर 24-25 तक 20,000 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। बाद में इसे 25-26 तक विस्तारित किया गया और ये जो योजना मत्स्य पालन क्षेत्र को और सशक्त बनाना, उत्पादन बढ़ाना, इसके साथ रोजगार सृजन करना और निर्यात को दोगुना करने के लिए चलाई जा रही है। इससे मंत्रालय कौन सा, यानी कि इसका नोडल जो मिनिस्ट्री कौन सी, ये क्वेश्चन में ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इसमें संबंधित मंत्रालय कौन सा है। तो मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार। इसके उद्देश्य क्या है? मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हो,
निर्यात को दुगना किया जाए। मत्स्य पालक जो है यानी कि जो मच्छी पालते हैं उनकी आय दुगनी हो। मत्स्य पालन में रोजगार मिले लोगों को। सतत विकास हो। इसके साथ ही आधुनिकीकरण किया जाए। प्रमुख गतिविधियां और सुविधाएं क्या क्या दी गई है इस योजना के तहत। उत्पादन में वृद्धि। बीज उत्पादन इकाई ने हैचरी, रास, कॉर्प, झींगा आदि की जो गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध है वो मिले। इसके साथ नए तालाब, जलाशय जिसमें मत्स्य पालन के लिए नई जल क्षेत्र जो है उनका विकास हो। समुद्री शैवाल पालन जिसमें लक्षद्वीप, तमिलनाडु, गुजरात में जो है क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। केकड़ा और ऑर्नामेंटल फिशरी होगी। इसके बाद आधुनिक बुनियादी ढांचा, मछली बाजार, लैंडिंग सेंटर बनाए जाएंगे। कोल्ड चेन होगी, आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटेड वाहन बनाए जाएंगे। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जहाज होंगे जो कि 100 फीट लंबे होंगे। जीपीएस, एआईएस, वीएमएस इसमें सब कुछ फिक्स होगा। बायो टॉयलेट युक्त नावें होंगी। इसके साथ ही प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन होगा। प्रसंस्करण इकाइयाँ, फ्रीजिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे। फिश फीड मिलेगी और इसके साथ ही मछली दवा उत्पादन भी होगा। ई ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स होंगे। डिजिटलीकरण और ट्रांसपेरेंटी होगी यानी कि रियल क्राफ्ट पोर्टल जो है मछुआरों को पंजीकरण किएगा। जहाज लाइसेंस ट्रैकिंग होगी। फिशर आईडी कार्ड होंगे। एमपेड और ईआईसी के साथ एकीकरण किया जाएगा। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा देना। टूना जो लॉन्ग लाइन है जहाज़ों का लाइसेंस बनाया जाएगा। ऑन बोर्ड प्रसंस्करण सुविधाएं दी जाएंगी। इसके साथ बीमा और कल्याण भी होगा। जो मत्स्य पालक है, मान लीजिए अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनको बीमा मिलेगा, 5 लाख रुपए तक का कवर करेगा। इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है उससे आसानी से लोन मिल सकता है। महिला स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब देखिए भारत सरकार की अगर हम एक तरह से ब्लू इकॉनमी देखें तो ब्लू इकॉनमी में भारत सरकार की कौन कौन सी पहल है। आज देखिए ब्लू इकॉनमी क्या है कि महासागर, समुद्र, नदियों के जरिए भारत की इकॉनमी को बढ़ावा देना। इसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो अभी हमने देखी। सागरमाला परियोजना क्या है, 800 प्लस परियोजना इसमें नए बंदरगाह स्थापित करने, कोस्टल शिपिंग, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित करने। इसके साथ ही डीप ओशन मिशन यानी कि गहरे समुद्र में खनन, बायोटेक्नोलॉजी, मानव युक्त जो सब मरीन मत्स्य ये सब होगा। इसमें समुद्री शैवाल मिशन है, 1 मिलियन टन शैवाल उत्पादन हो, बायोफ्यूल खाद्य का उत्पादन हो। इसके साथ ही लक्षद्वीप अंडमान में ब्लू टूरिज्म को बढ़ावा देना। नया नियम क्या है, विदेशी जहाजों पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में प्रतिबंध लगाया जाएगा। भारतीय मछुआरों को सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी। अब पूरे विश्व में क्या परिप्रेक्ष्य है इसका। विश्व बैंक के द्वारा अनुदान ब्लू इकोनॉमी का वैश्विक मूल्य $1.5 ट्रिलियन है हर साल। 2030 तक $3 ट्रिलियन तक पहुंचने की संभावना है। भारत का लक्ष्य 2047 तक इकोनॉमी को 300 बिलियन तक लेकर जाना। इसमें चुनौतियां भी रहती हैं। चुनौती क्या, सबसे पहले तो ओवर फिशिंग हो जाती है, कई बार बहुत ज़्यादा लोग मछली पकड़ लेते हैं। इसके साथ ही समुद्री प्रदूषण जिसमें प्लास्टिक, तेल, रिसाव या फिर जो भी केमिकल वहाँ पर डंपिंग किए जाते हैं। इसके साथ ही जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। अवैध मछली पकड़ना यानी कि बिना किसी परमिशन के लोग मछली पकड़ना शुरू कर देते, तो ये होता है चुनौतियां इसमें। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए विदेशी जहाजों को भारतीय इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में प्रवेश की अनुमति नहीं है। पीएमएमएसवाई योजना का मुख्य उद्देश्य मत्स्य निर्यात को 1 लाख करोड़ तक दुगना करना और 55 लाख लोगों को रोजगार देना। योजना के तहत लक्षद्वीप, अंडमान में टूना क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तीनों ही सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। 8 नवंबर 2025 को अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र में सतत मत्स्य पालन नियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। फिशर आईडी कार्ड जो है क्यूआर कोड आधार पर आधारित है। विदेशी मछली पकड़ने वाले जहाजों को भारतीय में मछली पकड़ने की अनुमति दी गई है। रियल क्राफ्ट पोर्टल एमपेड और ईआई से जुड़ा हुआ है। मानसून के दौरान एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मछली पकड़ना जो है प्रतिबंधित है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट दिया। उन्होंने गलत पूछा था, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर है। अब आपके लिए ये है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। अब इसका आपने आंसर जब है कमेंट सेक्शन में दे रहा है या फिर आप कल का सेशन देख सकते हैं जब हम इसका आंसर देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने कल के सेशन में। आज का हमारा द हिंदू का सेशन इतना ही था। तो आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से थोड़ा जल्दी करा दिया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं हम अपने
कल के सेशन में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।